नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीड एंड थिंक पर। मेरा नाम है वंश प्रताप। और साथियों, जब आपने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की फर्स्ट वीडियो देखी थी तब आपने कहा था बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत ही मज़ा मुझको भी आया क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। आज दोस्तों हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की लेक्चर नंबर 2 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में आप क्या क्या सीखोगे। नंबर 1, आप सीखोगे कि साथियों आखिर कैसे पता करेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। क्या सीखोगे कि हम कैसे जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। नंबर 2 पे आप जानोगे कि दोस्तों आपको कुछ चिन्ह मिल रहे थे, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो चिन्ह प्रयोग होते हैं उनका क्या स्थान होता है वो देखोगे। नंबर 3 देखोगे आप संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। और नंबर 4 देखोगे दोस्तों आप कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं। वो सब आप आज की ही वीडियो में जानने वाले हो। शुरुआत करते हैं कि दोस्तों अब हम कैसे पहचानेंगे। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि दोस्तों अब आप क्वेश्चन करोगे मुझसे जो पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों आपको एक चीज़ बताई थी, वो थी रासायनिक अभिक्रिया। क्या? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों जब आपने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तब आपने एक चीज़ पर गौर किया था कि आपने ये पूछा था कि आपने बता दिया कि नए पदार्थ का निर्माण होगा, वो रासायनिक अभिक्रिया है। ये आपने थोड़ा सा देखा था पिछली वीडियो में। पर साथियों अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पता करेंगे। सुनिएगा ध्यान से क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कैसे पता करेंगे, यानी क्यों जाने या हाउ कह लीजिए, हाउ हम कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। क्या कुछ तो रासायनिक अभिक्रिया संकेत देती है, इसे ही आप अभिलक्षण गुण कहते हो, यानी रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण गुण। या आप ये भी कह सकते हो हम कैसे जानने वाले हैं आज कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन दिख रहा होगा वो जानोगे। मेनली आपको दोस्तों 5 प्रकार के परिवर्तन दिखते हैं जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। पहला परिवर्तन आपको देखने को मिलता है कि दोस्तों अवस्था चेंज हो जाती है, यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। अब यहाँ पर देखिए पहला परिवर्तन दिखेगा आपको अवस्था परिवर्तन। क्या साथियों? अवस्था में परिवर्तन हुआ होगा। अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए। बेसिकली तो आप बाद में भी नोट कर सकते हो। आपने देखा कि अगर कोई साथियों रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी तो उसमें अवस्था परिवर्तन हो सकता है। आप कहोगे कैसे अवस्था परिवर्तन होगा, बिना एग्जाम्पल के तो लाइफ अधूरी है। तो सुनिए, हमने कुछ 2 गैस ली थी जिनसे हमने पेय पदार्थ बनाया था, यानी हमारा जल बनाया था। जल्दी बताइए वो गैस कौन कौन सी थी? पिछली वीडियो में बताया था ना, बिल्कुल ठीक है। यानी भाई साहब हमने ली थी एक हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। और क्या था हमारे पास? ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन क्या है? ये भी गैस। ऑक्सीजन क्या है? ये भी गैस। अब मिलकर हमारा क्या मिला था दोस्तों? आपको H2O जल, लिक्विड मिला था। अब जानते हो ये क्या है दोस्तों? गैस। इन चिन्हों के बारे में भी आज देखोगे, अभी के लिए इतना समझ लो हाइड्रोजन भी गैस है। तो हमने दोस्तों देखा था कि हमने 2 गैसें ली थी जिनसे हमने अपना पानी बनाया था, जिसे हम डेली पीते हैं। वो क्या था साथियों? कि आपने हाइड्रोजन है आपके पास, ये साथियों आपको लिखना है हर बार हाइड्रोजन। ये आपको हर बार लिखना है आपके कॉपी पर, क्योंकि तभी आपको याद होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और आपको क्या मिल गया? जल मिल गया। ये क्या मिल गया? जल। अब यहाँ पर तो आपके पास गैस थी, यानी आप ये अवस्था क्या होता है? यहाँ पर अवस्था का मतलब क्या है साथियों? पहला आप देख रहे हो अवस्था वाला। अवस्था, ये अवस्था क्या है? ये आपकी द्रव्य यानी जो मैटर पदार्थ पढ़े थे आपने, वही है ठोस द्रव गैस, वही यहाँ पर अवस्था हुई है। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई नया पदार्थ बनेगा तो हो सकता है उस नए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ हो। क्या हो सकता है? कि अवस्था में परिवर्तन हुआ हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखा कि आपके पास 2 गैस थी, एक हाइड्रोजन गैस, एक ऑक्सीजन। यहाँ पर जो मैटर की अवस्था है, द्रव्य की अवस्था है, पदार्थ की अवस्था है, जो कहना हो कहिए, वो गैसीय अवस्था थी। अब जब साथियों एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, यानी जब न्यू पदार्थ बना, तब आपने देखा ये लिक्विड हो गया। पानी कैसा हो गया? तरल हो गया, लिक्विड हो गया। यानी यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिली कि भाई साहब जब भी नए पदार्थ का निर्माण होगा तो हो सकता है वहां पर अवस्था परिवर्तन हो। क्या?
अवस्था परिवर्तन हो। तो ये पहली कंडीशन थी। पहली कंडीशन में देखा आपने कि कोई अगर अवस्था परिवर्तन हो रही है तो वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, वहां पर भी आपको साथियों देखने को ये मिलता है कि आपका रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी, अगर आप देखोगे तो दोस्तों सेकंड आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पर आपको रंग में भी परिवर्तन मिल सकता है। क्या साथियों? रंग में परिवर्तन। क्या? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कैसे होगा वो देखिए। अब आप सेकंड जो आपकी हेडिंग है यहाँ पर लिख सकते हो आप, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कैसे होगा वो आप समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं। आपके पास एक जिंक धातु होती है। क्या साथियों? जिंक धातु। और वो जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करती है, पहले देखिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और अभी आपसे ये मतलब नहीं है कि ये जिंक उड़ गया या हाइड्रोजन आ गया, ये सब अभी आप नहीं जानोगे। अभी सिर्फ मैं आपको रंग परिवर्तन करके दिखाऊंगा। साथियों अभी आपके मन में 2-3 डाउट्स उत्पन्न होंगे, अब वो मैं चाहता हूं उत्पन्न हो। जब आप अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ोगे तब आपके वो भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हमने देखा कि आखिर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी तो वहां पर रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। अब जो रंग का परिवर्तन होगा उसका क्या कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल एग्जाम्पल है, वो देखिए। जैसे आपके पास साथियों जिंक है, आपके पास एक धातु है जिंक, Zn। ये क्या होता है साथियों? जिंक होता है। Zn क्या है? जिंक। जिंक धातु है आपके पास। क्या है साथियों? जिंक धातु है। अब ये जिंक धातु ने क्या किया? जिंक कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट। फॉर्मूला कैसे बनता है वो तो आपने 9th में सीखा है, नहीं भी सीखा होगा जब मैं आपको प्रकार बताऊंगा तभी बता दूंगा। तो ये क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब जैसे ही दोस्तों जिंक के साथ कॉपर सल्फेट रिएक्शन करता है तो ये कॉपर को उठाकर फेंक देता है, खुद तो जिंक सल्फेट बन जाता है, जिंक सल्फेट, और यहाँ पर जिंक बाहर आ जाता है, खुद जिंक सल्फेट बन जाता है। ये क्या है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, ये है जिंक सल्फेट, और ये धातु आपकी जिंक थी, जिंक। अब देखिए आपने देखा था कि भैया ने बताया कि रंग में परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर रंग में परिवर्तन क्या होगा वो देखिए। रंग परिवर्तन आपको देखने को ये मिलेगा कि अगर आप देखोगे यहाँ पर रंग में क्या परिवर्तन मिलेगा वो ये कि जो आपका कॉपर सल्फेट होता है वो नीले कलर का होता है, यानी ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? नीला, यानी ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू। और जैसे यहाँ पर एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, यानी जिंक सल्फेट बना, यहाँ पर जिंक धातु थी, इसने कॉपर को उठाकर फेंक दिया उधर, यानी जिंक बाहर निकल गया, और जो जिंक सल्फेट था वो एक रंगहीन पदार्थ है। जिंक सल्फेट क्या है दोस्तों? रंगहीन। जिंक सल्फेट क्या है? रंगहीन पदार्थ, यानी साथियों जिसमें कलर ही गायब हो गया, जिंक धातु। यानी जो आपने देखा कॉपर सल्फेट के पास ब्लू कलर का रंग था, लेकिन हुआ ये जैसे ही कॉपर सल्फेट जिंक के साथ इसकी रिएक्शन हुई, जिंक के साथ रिएक्शन हुई तो जिंक धातु अलग हो जाती। सॉरी, यहाँ पर जिंक धातु अलग नहीं होगी। अगर आपने मेरी गलती को पकड़ा होगा तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से दिमाग यूज कर रहे हो, क्योंकि साथियों जिंक सल्फेट तो बन गया, यहाँ पर कॉपर धातु अलग होगी। क्या होगी? कॉपर। अब आखिर आप ये भी जानोगे कि कॉपर धातु बेसिकली ये जो रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया है, तो वो बाद में आपको बता दूंगा। बस आप यहाँ पर ये जान लो कि रंग में परिवर्तन हुआ है। कैसे? कि यहाँ पर नीला रंग था कॉपर सल्फेट, लेकिन जब हमारा उत्पाद बना तो वहां पर रंगहीन पदार्थ हो गया। अब ये उत्पाद क्या होता है? पिछली वीडियो में बताया था कि ये एरो निर्धारण करता है अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। एरो की LHS अभिकारक, एरो के RHS उत्पाद। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो आपने देखा कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हो सकता है वहां पर अवस्था में परिवर्तन हुआ हो सकता है कि वहां पर रंग में परिवर्तन हुआ हो। तीसरा परिवर्तन और देखने को मिल सकता है। तीसरा परिवर्तन देखने को क्या मिलेगा साथियों? जब भी आपको लगेगा कि कभी कभी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी। वो क्या हो सकता है? रंग में परिवर्तन देखा आपने, और अवस्था में परिवर्तन देखा, और आपको हो सकता है वहां पर गैस का निष्कासन हो। क्या साथियों? गैस भी निकल सकती है। जैसे देखिए तीसरी हेडिंग आप डालोगे, गैस
का निष्कासन, यानी वहां पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि गैस निकल रही हो। गैस का निष्कासन, क्या बता रहा हूं मैं, गैस का निष्कासन। वो देखिए आखिर कैसे लगेगा कि आपको गैस का निष्कासन हुआ है। देखिए आपके पास एक मैं एग्जांपल लूँ तो वो आपके पास एक जिंक धातु है, फिर से जिंक धातु को ही लेते हैं। ये जिंक धातु है, ये क्या है साथियों, जिंक धातु है। और जिंक धातु ने आपके पास हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या है, जिंक, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तब आपको क्या मिलेगा, जिंक धातु ने जैसे ही H2SO4 से रिएक्शन करी तो आपको क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4। और जिंक सल्फेट अब यहाँ पर रंग में भी बता सकते हो, जो जिंक सल्फेट है वो रंगीन है। उसके साथ यहाँ पर एक जो गैस निकलती दिखती है वो आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि यहाँ पर साथियों हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हुआ है। यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हुआ, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली हुई है। ये जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। तो आपने देखा कि साथियों तीन चीजें आप सीख गए हो कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी वहां पर अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है और गैस का निष्कासन हो सकता है। तो आपने इतनी बात तो जान ली कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। और देखिए और भी आपको चीजें देखने को मिलती हैं। चौथी चीज क्या होगी वो देखिए। अब तक आपने क्या देख लिया, गैस का निष्कासन। अब आपको हो सकता है कभी कभी आपको दोस्तों एक अवक्षेप का निर्माण मिलता है। क्या, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण। अब निर्माण से पहले आप तो डर लगने लगा होगा कि ये अवक्षेप से मेरी कोई दोस्ती भी नहीं है, ये कहां पर आ गया। साथियों अवक्षेप क्या है, अवक्षेप क्या है, ये वह पदार्थ है जो जल में घुलता नहीं है, यानी अविलय ठोस। अविलय जल में क्या होगा, ये घुलता नहीं है, यानी एक ऐसा पदार्थ होता है जो जल में नहीं घुलेगा, उसी को आप अवक्षेप कहते हो। और इसके नाम पर आप एक रिएक्शन भी देखोगे, अवक्षेपण अभिक्रिया, वो आप चिंता की बात नहीं है। तो अब इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर अवक्षेप का निर्माण किसमें हो सकता है। तो अगर जैसे आपके पास दोस्तों लेड नाइट्रेट है, क्या दोस्तों, लेड नाइट्रेट। देखिए आपके पास लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। अब आपको ये फॉर्मूला कैसे याद करने हैं वो सब कुछ मैं बता दूंगा, उसकी चिंता मत करना। बस अभी आप ये जान लो कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये क्या है आपका लेड नाइट्रेट, क्या, लेड नाइट्रेट, ये तो हो गया आपका लेड नाइट्रेट। अब जैसे ये दोस्तों किससे रिएक्शन करता है, ये करता है पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया, ये करता है पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। क्या दोस्तों, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा, PbI। लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट निकल जाएगा, 2KNO3 निकल जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3 निकल जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो 2KNO3। ये क्या है, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। ये है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए आपने देखा था कि अवक्षेप का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, अवक्षेप का। और जो यहाँ पर आपका देखिए पोटेशियम नाइट्रेट है, ये तो एक्वस है यानी जल में घुलनशील है, ये क्या है, जल में घुलनशील है। लेकिन यहाँ पर जो आपका एक पदार्थ बना है लेड आयोडाइड, ये बेसिकली आपका नीले कलर का यानी येलो कलर का अवक्षेप होता है। कैसा, येलो यानी पीले कलर का अवक्षेप होता है, पीला अवक्षेप, पीला अवक्षेप। ये जो आपको यहाँ पर लेड आयोडाइड मिला है PbI2, यही आपका अवक्षेप है, यानी अविलय ठोस पदार्थ है जो कि जल में नहीं घुलेगा, जो कि जल में नहीं घुलेगा। तो आपको देखने को यहाँ पर एक चीज मिलती है, वो ये है कि लेड आयोडाइड है वो एक पीला कलर का अवक्षेप है। अगर पेपर टब बनता है तो पूछ सकता है कि लेड आयोडाइड का कलर बताइए, लेड आयोडाइड का
कलर बताइए। और जब आपका संडे को टेस्ट हो सकता है तो हो सकता है मैं खुद ही क्वेश्चन आपको करवाऊं। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो लेड आयोडाइड का है कलर है वो कैसा है, आपको पीली कलर का दिखेगा। एक एग्जांपल और देख सकते हो इसका, क्या आपके पास बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस। अब जब आपका जो बेरियम क्लोराइड है इसने सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करी Na2SO4, जब इसने बेरियम क्लोराइड ने सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तब यहाँ पर जो चीज़ मिलती है आपको बेरियम सल्फेट और नमक, बेरियम सल्फेट VaSO4 प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड 2NaCl होगा, क्या 2NaCl। अब यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है, क्या दोस्तों बेरियम सल्फेट वो आपका क्या है, अवक्षेप है। बेरियम सल्फेट क्या है, आपका अवक्षेप है, व्हाइट कलर का अवक्षेप है। तो आपने देख लिया कि साथियों कि जब भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कहीं अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कहीं रंग में परिवर्तन हो रहा है, कहीं गैस का निष्कासन हो रहा है, तो कहीं अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। यानी रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया बात एक होती है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और यह नया पदार्थ इस रूप में भी उपलब्ध हो सकता है जो आपने देखा। तो आई होप अभी तक आप इतना सीख गए हो कि आखिर हम कैसे पता कर लेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, और ये इंपॉर्टेंट भी था। पांचवा परिवर्तन और आपको देखने को मिलता है जिसमें आप एग्जाम्पल अपना स्वयं लिखोगे। मैं आपको बता सकता हूं कि जो एग्जाम्पल कौन सा लिखना है आपको। कॉपर ऑक्साइड को जब आप जल से रिएक्शन कराओगे तो आपको चूड़ मिलेगा, कौन सा चूड़ मिलेगा, वो आपको स्वयं लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसका निर्माण होगा दोस्तों, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन, यानी पांचवा आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर तापमान में परिवर्तन। यानी आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि तापमान में परिवर्तन हुआ होगा, क्या हुआ होगा, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। तापमान का जो एग्जांपल लिखोगे कैल्शियम ऑक्साइड वाला, और जब वो जल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि क्या होगा, जिसका उपयोग आप सफेदी करने के लिए भी करते हो। तो आपको तापमान वाला परिवर्तन स्वयं एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। तो अभी तक आपने ये सीखा, हमारा पहला पॉइंट जो था आज की वीडियो का, कि हम कैसे जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एक बार रिकॉल करते हैं। नंबर 1 अवस्था परिवर्तन, नंबर 2 आपने देखा कि दोस्तों क्या होगा, रंग में परिवर्तन, नंबर 3 गैस का निष्कासन, अवक्षेपण का निर्माण, पांचवा आपने देखा कि हो सकता है कि तापमान में भी परिवर्तन हुआ हो। तो आज की वीडियो का फर्स्ट जो टॉपिक था कि कैसे जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है वो कंप्लीट हुआ। दूसरा था कि दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। आई होप दोस्तों ये आपने लिख लिया होगा। इसी रूप में इसी बोर्ड की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक हमारे ही चैनल पर है। जब आप जाओगे तो जब आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको मिल जाएगी यही सेम कुछ। इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा कि आपने नोट नहीं कर पाया। तो दोस्तों अब दूसरा पॉइंट क्या था आपका, कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। वो चिन्ह क्या क्या है वो बताता हूं मैं आपको। दूसरा जो पॉइंट था आपका कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, वो देखिए क्या क्या चिन्ह होते हैं वो देखिए। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है आपकी, उसमें कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। वो चिन्ह क्या है वो बताता हूं। देखिए जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें कुछ ना कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए आपने देखा होगा अभी चिन्ह, यहां पर मैं लिख देता हूं चिन्ह का यूज। देखिए आपने जैसे अभी मैं हाइड्रोजन लिख रहा था तो वहां पर गैस बना देता था, या कोई मैं सॉलिड लिख रहा था तो वहां पर एस बना देता था। अब वो सब क्या है वो देखिए, समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, जब भी दोस्तों आपको कोई सॉलिड चीज मिलेगी यानी सॉलिड वस्तु मिलेगी, तब वहां पर आप एस का प्रयोग करते हो। वहां पर किसका प्रयोग करते हो, एस। ये किसके लिए होगा, ठोस के लिए। एस लगा है इसका मतलब है वो ठोस है। अब एक चीज मिलेगी आपको एल। एल का मतलब होता है कोई तरल, यानी जल वगैरह समझ सकते हो, कोई लिक्विड चीज है, तरल, ठीक है। जी का मतलब वहां पर आपको मिलता है गैस का। जब भी कोई एलिमेंट देखोगे वहां पर आपको जी लगा हुआ है तो वहां पर गैस होगा।
अब कोई पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, वहां पर एक्वस का प्रयोग होगा, यानी जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जो जल में घुलनशील होगा वहां पर ये आपको एक्वस मिलेगा। और जो दोस्तों क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई अवक्षेपण का निर्माण होगा तो वहां पर आपको इस तरीके से का चिन्ह मिलेगा, यानी अवक्षेप का निर्माण हुआ होगा। तो अगर अवक्षेप का निर्माण हुआ होगा तो वहां पर एरो के साइड नीचे इस प्रकार से आपको एक चिन्ह देखने को मिलेगा। और अगर साथियों कोई चीज जल रही है यानी दहन हो रहा है तो इस प्रकार से, यानी एरो के ऊपर एक त्रिभुज बना होगा, ये किसको प्रेजेंट करेगा, दहन को, दहन हो रहा है। अब कोई गैस निष्कासन हो रहा है तो इसका इस प्रकार से होगा, यानी निष्कासन। समझ गए। तो ये जो चिन्ह थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी प्रत्येक केमिकल रिएक्शन में ये इन चिन्हों का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। और आई होप आप लोग ये चिन्ह समझ गए होंगे कि अगर कोई एलिमेंट है, सॉलिड है, तो उसके नीचे एस लगाते हैं। अगर वहीं पे दोस्तों कोई तरल है तो एल का प्रयोग होगा, गैस है तो जी का प्रयोग होगा, एक्यू मतलब जल में घुलनशील। अगर अवक्षेप का निर्माण होगा तो वो इस प्रकार से कुछ होता है, जो नीचे साइड तीर का निशान होगा। और एरो के ऊपर अगर कोई त्रिभुज है तो वहां पर आप समझ सकते हो दहन में की अभिक्रिया हो रही, और इस साइड मतलब किसी चीज का निष्कासन हो रहा है, जो आपने अच्छे से सीखा, जो आपने अच्छे से जाना। अब हम देखेंगे साथियों कि आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए, कैसे पहचाने की रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरी चीज क्या होती है, आपने ये भी देख लिया कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाओं में किन किन चिन्हों का प्रयोग होता है। तीसरी चीज जो आपके वीडियो की आज की थी कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित संतुलित रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण इंपोर्टेंट है साथियों, वो आप लोग देखिए। अभी तक आपने एक होशियार बच्चे ने कमेंट किया था कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं है, ऐसा कुछ उसने लिखा था, तो वो मैंने बताया नहीं था आपको, इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ाया नहीं था। देखिए आप संतुलित रासायनिक समीकरण में इसका बहुत प्रयोग होगा, इस चिन्ह का। अब इस चिन्ह का मतलब क्या होता है वो देखिए। आखिर वो ये कहना चाहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में जितने भी अभिकारक में भाग लिए परमाणुओं की संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को ले लिया और ऑक्सीजन को ले लिया। अब यहाँ पर आपका क्या बनता है, H2O जल बनता है। H2O क्या बनता है, जल। अब वो ये कहता है कि दोस्तों ये क्या हो गए, ये तो आपके अभिकारक हो गए। क्या अभिकारक, अभिकारक। और ये क्या होगा, ये आपका बना उत्पाद। ये क्या बना आपका उत्पाद। अब दोस्तों जो आपका केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट होता है जिसमें आप देखते हो संतुलित रासायनिक समीकरण, अब ये कहता है कि अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या है उतना ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या होगी। अब ऐसा क्यों होता है, जब दोस्तों आपने 9th क्लास में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण लॉ जब आपने पढ़ा था तो वहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि दोस्तों द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये चीज आपने सीखी, बस एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो वही यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या कहता है कि दोस्तों जो भी आपका एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगा जिसमें जितने भी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या होगी, जितने अभिकारक में परमाणुओं की संख्या होगी उतने ही दोस्तों आपको देखिएगा उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। जैसे आप एग्जांपल से समझ जाओगे, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है दोस्तों, 2 है। O2 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि साथियों आपको मैंने बताया है कि अगर संतुलित रासायनिक समीकरण होगा तो वहां पर परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण को बनाते हैं। क्या, हम खुद संतुलित करते हैं, हम खुद संतुलित करते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये संतुलित कैसे होगा। साथियों अब इसका मतलब ये नहीं है, कई बच्चे जो होशियार होंगे कि चलो
अब इतनी बात तो समझ में आ गई है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में सब कुछ बराबर होना चाहिए, अभिकारक और उत्पाद। तो अभी बराबर कर देते हैं और यहाँ पर लगा दिया 2। अब कहेंगे बंस भैया देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 कर दी मैंने, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पर भी मैंने ऑक्सीजन की संख्या 2 कर दी। हो गया, लो हो गया, हो गया। अगर आप भी इस तरीके से करते हो तो आपका गलत है। बेसिकली जो आपका उत्पाद मिलेगा उसको आप कोष्टक में बंद कर दो और उसके पीछे यानी आप सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, आप उसके आगे कर सकते हो, यानी आगे कुछ करना है वो कर सकते हो। तो आगे करने के लिए आप क्या करोगे कि आपको ऑक्सीजन को डबल करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, अभी तो 1 है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना था 2। परंतु जैसे ही आपने ऑक्सीजन को डबल किया, क्या जैसे ही आपने ऑक्सीजन को डबल किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कैसे डिसबैलेंस हो गया वो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 2 दूनी 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर भी आप 2 कर दोगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो गए। अब हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गए। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आपकी एक धातु होती है मैग्नीशियम, ये क्या है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड देखिए, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यहाँ पर मैग्नीशियम एक धातु है, मैग्नीशियम एक है, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है सिंगल। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम की तरफ 2 का गुणा करेंगे। अब ऑक्सीजन कितनी होगी 2, परंतु ऑक्सीजन को डबल करते हुए मैग्नीशियम भी डबल हो जाएगी, इसीलिए हम क्या करेंगे मैग्नीशियम में भी 2 का गुणा कर देंगे और इस प्रकार ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो कैसी होगी, बैलेंस होगी। कैसी होगी, बैलेंस होगी। इसी प्रकार अभी मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल कराए थे, अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, तापमान और अवक्षेपण जब बना था उसमें भी आपको जो रिएक्शन दिखाई गई थी वो सभी बैलेंस करोगे और टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी फोटो यानी जो भी आपने कार्य किया कॉपी पे वो भेजोगे, उस बच्चे का नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या होगी, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। आपके पास कार्बन है और जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है CO2। अब बताइए क्या ये बैलेंस है। तो आप देखोगे कि कार्बन है भाई, कार्बन सिंगल और ऑक्सीजन डबल, यानी यहां पर जो आपकी इक्वेशन है वो कैसी है, बराबर है। आपकी इक्वेशन है वो कैसी है, बराबर है। तो आपने 3 चीजें सीख ली है मजे मजे में आज की वीडियो में। क्या कि आपने पहली चीज तो ये देखी कि आप जब को सीख रहे हो वहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखा, तब आपको वहाँ पर संतुलित किया आपने, तो आपने देखा कि संतुलित रासायनिक समीकरण को हम इसलिए संतुलित करते हैं कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण हमेशा द्रव्यमान संरक्षण का नियम करता है। सभी संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करते हैं। पर आज का क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है कि आपको एक ऐसा रासायनिक समीकरण का नाम बताना है। क्या साथियों, आपको एक ऐसे रासायनिक समीकरण का नाम बताना है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करता, यानी आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो ये रूल को फॉलो नहीं करता। ऐसा रासायनिक समीकरण बताइए जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करता। अगर आप नहीं भी बता पाते हो तो भी कोई बात नहीं है, हम आपको लेक्चर नंबर 3 में बताएंगे। तो 3 चीजें हमने सीख ली। चौथी चीज आज थी कि आखिर आज हम ये जान लें हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने हैं। आज देखिए कम से कम 9-10 प्रकार के नाम बताऊंगा आपको और ये एक एक करके आप लोगों को सिखाऊंगा अभी। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे आज सिर्फ आपको इतना ही बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जो मैं कल आपसे पूछूंगा तो आप प्रकार जान लीजिए। यानी प्रकार सीख लीजिए कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। नंबर 1 आपको मिलेगा संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 आपको क्या मिलेगा, संयोजन अभिक्रिया, एडिशनल इक्वेशन भी बोलते हैं ऐसे, क्या, संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 आपको मिलेगा दोस्तों वियोजन अभिक्रिया, क्या, वियोजन अभिक्रिया।
नंबर 2 आप पढ़ोगे वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 आपको पढ़ना होगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या साथियों? विस्थापन अभिक्रिया। जब कॉपर को पटका था ना उसने जिंक ने, वो आप इसी में सीखोगे कि आखिर उसने क्यों पटका था उसे। नंबर 4 देखोगे आप द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या साथियों? द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5 देखोगे आप उपचयन अभिक्रिया। क्या साथियों? उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 में देखोगे आप अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और नंबर 7 में देखोगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या साथियों? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। और नंबर 8 में देखोगे आप साथियों उपचयन हो गया, अपचयन हो गया, रेडॉक्स हो गया, देखोगे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखोगे। नंबर 9 पे देखोगे आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और 10 पे देखोगे आप अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। 10 में देखोगे आप अवक्षेपण अभिक्रिया। ये 10 प्रकार हैं जिसमें से आपको क्या क्या करना है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। ये 10 प्रकार हैं जो आप आगे की वीडियोस में देखोगे। आज का ये लेक्चर नंबर 2 जो कि यहीं पर समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपको ज़्यादा दिया जाए तो आप झेलोगे नहीं। तो इसी वीडियो में आपने आज के 4 पॉइंट कवर किए हैं। पहला आपने देखा था कि आखिर हम कैसे जान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। दूसरा आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में किन किन चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। तीसरा फिर आपने देखा कि आखिर एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। चौथी चीज आपने सीखी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने हैं। अब इन प्रकारों के बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी लेक्चर नंबर 3 में। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और आज के जो क्वेश्चन है वो आप सुन लीजिए कि पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा रासायनिक समीकरण है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा, आप एक क्वेश्चन ही बता देना, वो बहुत होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।